हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, ये जूनियर असिस्टेंट के लिए यूपी स्पेशल के जो 20 प्रश्न पूछे जाने हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट है और ये छठवां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट जो हैं वो करा दिए हैं। तो देख लेते हैं इसको। देखिए, इसके जो प्रश्न रहेंगे वो बहुत ही अच्छे प्रश्न रहेंगे। जिस प्रकार से आयोग प्रश्न पूछता है उसी प्रकार के प्रश्न इसमें से आपको रखे जाते हैं। आप अगर इसके पहले देखे होंगे तो आप ये जान रहे होंगे। तो इस वीडियो को कृपया पूरा देखें, जिससे कि आपको बहुत सारे प्रश्न जो है वो नए मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला इसमें से प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है किन राज्यों से लगी है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए है। पहला ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड। तीसरा ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। फिर अगला ऑप्शन इसमें दिया है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, राजस्थान। और फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? अपना पहला विकल्प सही है। मतलब कि देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये जो राज्य इसमें दिए हैं ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। अब देखिए, जो अपना उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश क्या है कि यहाँ पर जो सीमाएं साझा करता है वो हैं, तो देखिए ये 8 जो राज्य हैं अपने, कितने 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश से और एक देश से ये सीमा साझा करता है। अब यहाँ पर देखिए, जो 8 यहाँ पर राज्य हैं जिनसे सीमा साझा करता है उनमें से कौन कौन से हैं? देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसके बाद देखिए, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है ना, दिल्ली से सीमा साझा करते हैं। और एक देश कौन सा है? नेपाल। नेपाल भी इससे सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से जो बाउंड्री है अपने उत्तर प्रदेश की, इन राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेश और देशों से यहाँ पर लगती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, चंदौली, दूसरा ऑप्शन औरैया, तीसरा महोबा और चौथा है एटा। फिर यह है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है उसको हम यहाँ पर बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। और इसमें एक ज़िला है महोबा। तो महोबा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एक ज़िला है। बुंदेलखंड जो है ये 7 ज़िलों के अंतर्गत आता है। ये कह सकते हैं कि इसमें 7 ज़िले आते हैं इस वाले क्षेत्र में। देखिए, मैं आपको एक रफली मैप बना के आपको बताता हूँ। जैसे ये है ये, और ये देखिए जैसे यूपी है, तो ये वाला देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये नीचे वाला ये जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। अब इसमें से देखिए जो ज़िले हैं उन ज़िलों में से कौन कौन ज़िले हैं देखिए, तो इसमें एक झांसी देखिए अपना इधर है, झांसी है, फिर बांदा है, ललितपुर है, हमीरपुर है, जालौन है, महोबा है और चित्रकूट। ये जो ज़िले हैं यहाँ पर, इसमें से क्या है कि यहाँ पर सीमा साझा इसकी यहाँ पर कर रहे होते हैं, या फिर कहें कि ये जो मुख्य ज़िले हैं इसमें से बुंदेलखंड में यहाँ पर आ रहे होते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में कौन स्थित, ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है। पहला ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव और तीसरा ऑप्शन है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, चौथा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और फिर ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन स्थित नहीं है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, ठीक है, एमपी का है। बाकी यहाँ पर देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार है या फिर वन्यजीव है, और हस्तिनापुर भी यहीं पर है। बाकी कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश का है। तो अपना डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है देखिए, फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखिए दिए हैं, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फुलहर झील कहाँ से है फ्रेंड्स? ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है देखिए पीलीभीत, है ना। तो पीलीभीत जो ज़िला है, इस पीलीभीत से ये जो यहाँ पर ये झील है पीलीभीत में, ये फुलहर झील है। और यही पीलीभीत से ही नदी जो यहाँ पर एक निकलती है जिसका नाम है कौन सा? गोमती नदी। तो गोमती नदी देखिए किसी पर्वतीय क्षेत्र से नहीं निकलती बल्कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है। तो अगर प्रश्न कभी ये पूछता है कि भाई मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली झील
कौन मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी कौन सी है उत्तर प्रदेश में, तो ये गोमती भी एक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। अगर प्रश्न ये पूछता है भाई कि फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो भी हम यहाँ पर आंसर कर देंगे कि भाई फुलहर झील से गोमती नदी जो है वो यहाँ से निकलती है। ठीक है, और गोमती नदी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है और ये नदी अपना यहाँ लखनऊ से होते हुए फिर यहाँ पर बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश में जायद फसल और ऑप्शन दिया है कि मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। दूसरा ऑप्शन दिया है जून में बोई जाती है और सितंबर में काटी जाती है। तीसरा ऑप्शन दिया है सितंबर में बोई जाती है और नवंबर में काटी जाती है। चौथा ऑप्शन दिया है नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है, और फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जायद की फसल जो है, जायद की फसल ये मार्च में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। अब देखिए जब यहाँ पर जो हमारी रबी की फसल होती है, तो रबी की फसल जैसे ही उसकी कटाई हो जाती है, तो उसकी कटाई होने के बाद से तुरंत से जो है किसान जो है वो जायद की खेती करना शुरू कर देते हैं। अब जायद की खेती में देखिए होता क्या है, वैसे तो ये हमारे जो भी देखिए ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा इस तरह की जो चीज़ें आती हैं सब जायद में आती हैं। दूसरी बात देखिए जायद के ही टाइम पे लोग क्या करते हैं कि अधिकांशतः जो मूंग है, मूंग की खेती भी यहाँ पर जायद की क्या है कि यहाँ पर कर लेते हैं। तो मूंग जो है देखिए मूंग कई ऋतुओं में उगाई जा सकती है, उगाई भी जाती है, तो जायद में भी इसको क्या करते हैं किसान उगा लेते हैं। तो ये जो मार्च में जैसे ही खेत खाली होता है तो मार्च में बुआई करके जून में इसकी कटाई यहाँ पर हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, और देखिए जो खेती है ना अपने उत्तर प्रदेश में, तो भाई आप खेती जानते हैं कि देखिए रबी, खरीफ और जायद 3 तरह की यहाँ पर फसलें जो हैं वो होती हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, ये बताना है। ऑप्शन है देखिए यहाँ पर एटा, इटावा, फिर गोरखपुर, हमीरपुर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो अर्जुन बांध है, तो अर्जुन बांध से कौन सा जिला लाभान्वित होता है, हमीरपुर। तो हमीरपुर और महोबा ये जो 2 ज़िले हैं, ये 2 ज़िले किससे लाभान्वित होते हैं, हमारे यहाँ पर अर्जुन बांध से लाभान्वित होते हैं। अर्जुन बांध अर्जुन नदी में बनाया गया है और ये जो अर्जुन बांध है इससे देखिए नहर निकाली गई है और उस नहर से क्या है कि हमीरपुर और महोबा इन दोनों ज़िलों में क्या है कि इससे सिंचाई होती है। और ये जो महोबा ज़िला है, ये महोबा ज़िला पहले हमीरपुर ज़िले का ही हिस्सा था, फिर इसको क्या किया गया है, अलग किया गया है। तो अर्जुन बांध इस प्रकार से यहाँ पर हमीरपुर और महोबा को सिंचाई प्रदान करता है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किन ज़िलों में सिगरेट बनाई जाती है। तो सिगरेट किन ज़िलों में बनाई जाती है, ऑप्शन देखिए दिया है। पहला ऑप्शन है मेरठ और मथुरा, दूसरा ऑप्शन है सहारनपुर और गाज़ियाबाद, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आगरा और कानपुर, चौथा ऑप्शन है मुरादाबाद और अलीगढ़, और फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो सिगरेट बनाई जाती है कहाँ पे, सहारनपुर और गाज़ियाबाद, इन दोनों जगह पे क्या है कि सिगरेट यहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है। तो ये जो दिए गए उद्योग हैं, इन दिए गए उद्योगों में से बताना है कि मुख्य उद्योग कौन सा है। ऑप्शन देखिए दिया है चर्म उद्योग, फिर है हथकरघा उद्योग, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है ढलाई उद्योग, चौथा ऑप्शन दिया है कृषि यंत्र उद्योग, और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हथकरघा उद्योग जो है ये यहाँ का प्रमुख उद्योग है। कृषि के बाद देखिए हथकरघा ही वो क्षेत्र है जिसमें से सबसे ज़्यादा लोगों को क्या मिलता है कि जॉब मिलती है या उनको रोज़गार मिलता है, और सबसे ज़्यादा जो लोग रोज़गार पाते हैं वो किससे पाते हैं, कृषि से पाते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे यही हथकरघा जो उद्योग है इसमें से पाते हैं, और उत्तर प्रदेश का ये जो हथकरघा उद्योग है प्रमुख एक उद्योग है। अगला देखिए प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज़ और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो लुगदी, कागज़ और गत्ते के लिए कौन सा भाई यहाँ पर जगह, ये कौन सा जनपद प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए दिया है आगरा, दूसरा ऑप्शन बिजनौर, तीसरा झांसी, चौथा रायबरेली, और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बिजनौर, ये जो बिजनौर है, बिजनौर के साथ साथ में सहारनपुर, बिजनौर और सहारनपुर जो है ये लुगदी के लिए यानी कागज़ की जो लुगदी तैयार की जाती है उसके लिए ये क्या है कि यहाँ पर अपना विशेष स्थान रखता है। बाकी देखिए आगरा है, तो आगरा में देखिए चमड़े का काम है और यहाँ पर्यटन है क्योंकि ताजमहल ही हैं। देखिए झांसी में क्या मिलता है, झांसी में नर्म जो टॉयज़ होते हैं ना, खिलौने जो होते हैं वो खिलौने यहाँ पर है। रायबरेली देखिए किस लिए प्रसिद्ध है, रायबरेली में जो यहाँ पर रेल के लिए जो कोच और वो बनते हैं, पहिए बनते हैं, इसके लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है अपना रायबरेली। अब बिजनौर में हमने देखा कि भाई
वहाँ पर क्या है कि कागज़ और लुगदी का काम होता है। अगला देखिए प्रश्न है यहाँ पर, अनोला तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? अनोला, ऑप्शन देखिए दिया है औरैया, दूसरा है फिर बरेली, तीसरा झांसी, चौथा है रणपुर और फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो अनोला है ये तापीय ऊर्जा केंद्र है और ये कहाँ पे है? ये है बरेली का, ठीक है, बरेली का। तो बरेली में है ये तापीय ऊर्जा केंद्र। और तापीय ऊर्जा केंद्र मतलब क्या भाई? वहाँ पर कोयला जला के बिजली बनाई जाती है, ठीक है। तो ये है तापीय ऊर्जा केंद्र है बरेली में, अनोला नाम से। अगला देखिए प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के और ब्लैंक मतलब खाली स्थान में स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए दिया है जौनपुर, दूसरा ऑप्शन कन्नौज, तीसरा ऑप्शन फतेहपुर सीकरी, चौथा है बाराबंकी, फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिए ये फतेहपुर सीकरी जो है यहाँ पर जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है यहाँ पर स्थित है। और देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो अकबर था, अकबर ने इसको बसाया था इस जगह को, फतेहपुर सीकरी को, और इसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ निर्माण कार्य कराए थे। जो निर्माण कार्य देखिए इस समय हुए थे उनमें से आप देखिए चाहे पंचमहल हो या बुलंद दरवाज़ा हो जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रश्न हमेशा यही पूछ लेता है कि भाई बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है ये फतेहपुर सीकरी में है। और बुलंद दरवाज़ा जब गुजरात विजय की थी अकबर ने तब इसको बनाया था, ठीक है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था, तो वो भी यहीं फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इस प्रकार से ये इमारतें भी यहाँ की महत्वपूर्ण हैं और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहीं पर फतेहपुर सीकरी में है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है? तो कोकिला वन मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए दिया है मथुरा, दूसरा ऑप्शन मेरठ, तीसरा वाराणसी, चौथा चित्रकूट और फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिए जो कोकिला वन मंदिर है ये कहाँ पे है? मथुरा के पास में है। अब दरअसल मथुरा के पास में एक जगह काफ़ी मतलब घना जंगल है, इसीलिए इसका नाम कोकिला वन दे दिया गया है। और ये जो मंदिर है ये मंदिर है शनिदेव का, ठीक है। किनका मंदिर है? ये शनिदेव का मंदिर है। और यहाँ पर चूँकि काफ़ी ज़्यादा वन है तो उसी वन के नाम से इनका कोकिला वन जो है मंदिर यहाँ पर नाम रख दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। तो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये कहाँ पर स्थित है? ये है फ्रेंड्स अपना यहाँ पर आगरा में, ठीक है। और देखिए इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1949 में, ठीक है। आगरा में स्थित है, इसकी 1949 में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि दीवाने आम निर्मित संगमरमर और खाली स्थान से लाई गई। तो दीवाने आम में जो संगमरमर लगी है वो कहाँ से लाई गई है? ऑप्शन देखिए दिया है धौलपुर, दूसरा यहाँ पर करौली, तीसरा मकराना, चौथा यहाँ पर राज समाद और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दीवाने आम जो बना है, इस दीवाने आम में जो संगमरमर लगाया गया है वो कहाँ से लाया गया है? मकराना से लाया गया है। तो मकराना का जो संगमरमर है फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा संगमरमर है। तो ये मकराना का संगमरमर यहाँ से लाया गया। तो आगरा में ये जो दीवाने आम अपना स्थित है देखिए, और शाहजहाँ ने इसका क्या कि निर्माण करवाया था और इसके बाद ये तब से यहाँ पर मौजूद ही है दीवाने आम। तो दीवाने आम का जो है ये संगमरमर मकराना से लाया गया था। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उर्दू शायर है जो। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है द्वारिका प्रसाद, दूसरा है यहाँ पर बिशन नारायण, तीसरा ऑप्शन रघुपति सहाय, चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पर नवल किशोर और फिर ऊपर से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से जो रघुपति सहाय हैं ये इनको हम फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, रघुपति सहाय को। अगला देखिए प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है 1965, दूसरा दिया है 1969, तीसरा दिया है 1957 और फिर दिया है 1947 और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए सही ऑप्शन क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी जो स्थापना है देखिए ये की गई थी
1959 में की गई थी, ठीक है। 1959 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। तो 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई थी ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमारे दिए गए हैं 11.45%, फिर दूसरा है 14.45%, फिर अगला ऑप्शन दिया है 13.45%, फिर दिया है दूसरा अगला ऑप्शन 14.54%, फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिए 2000 अगर 1 से अगर 11 की बात करें तो यहाँ पर जो साक्षरता में वृद्धि दर है वो कितनी है, 11.45% ये वृद्धि हुई है। अब देखिए साक्षरता की बात करें तो साक्षरता सीधे सीधे आप हमने पहले भी इसको हालांकि चर्चा किया है। पिछला जो हम प्रैक्टिस सेट किए थे पिछले, उसमें से एक जगह ये पूछा गया था कि भाई पुरुष की या महिला की किसी की पूछा था कि साक्षरता दर कितनी है, तो हमने प्रश्न को हल कर लिया था, ठीक है। तो उसमें तो क्या था, हमने देखा था कि भाई 67 ओवरऑल है, इससे 10 बढ़ा दो तो पुरुषों की निकल आती है, इससे 10 माइनस कर दो तो स्त्रियों की साक्षरता दर है जो यूपी की निकल आती है। अगला प्रश्न देखिए है, देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की जा रही है। तो ये करंट से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। ऑप्शन देखिए दिया है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, फिर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं और में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिजिटल फोरेंसिक लैब है देश की पहली है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ पर है, देखिए ये है यहाँ पर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ठीक है, इसमें यहाँ पर इसका स्थापना की जा रही है। अगला देखिए प्रश्न है, ये देखिए बजट से संबंधित है लेकिन ये पुराना बजट है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए थे गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान ये स्टैटिक प्रकार से अब सीधे सीधे बन जाएगा प्रश्न। तो ये राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान जो है इसकी स्थापना कहाँ पर, वाराणसी में यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि वाराणसी में देखिए सिल्क साड़ी है या सिल्क का जो काम है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न देखिए जो कि लास्ट प्रश्न होगा। तो प्रश्न है कि जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया था। तो देखिए अब ये मतलब स्टैटिक और या करंट जो भी इसको समझिए, क्योंकि देखिए ये पहला है, तो जो भी पहला होता है तो अधिकांशतः वो स्टैटिक जी के बन चुका होता है। तो पहला जो वातानुकूलित फ्लोटिंग रेस्तरां है वो कहाँ पे हुआ था, ऑप्शन देखिए दिया है प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो प्रयागराज है, प्रयागराज में ये फ्लोटिंग एक रेस्तरां बनाया गया था और ये वातानुकूलित था। और ये देखिए इस बार और भी ये महत्वपूर्ण इसलिए है ये जगह, क्योंकि भाई इस बार क्या कुंभ लगा है ना, महाकुंभ लगा है, तो महाकुंभ की वजह से भी जो प्रयागराज है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए हमने 20 प्रश्न जो है इसके हल कर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि आपने काफ़ी प्रश्नों के उत्तर दिए भी होंगे और आपको काफ़ी प्रश्न नए भी इसमें से मिले होंगे। तो बने रहिए इस चैनल में और वीडियोज़ को फ्रेंड्स लाइक भी करिए। और भी जो चीज़ें हैं इसमें देखिए, और एक बात ये है कि यूपी का हमने PYQ भी इसी चैनल में डाल रखा है, तो आप चाहें तो उससे भी क्या कर सकते हैं कि पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।